जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अफगानिस्तान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सार्क देशों के नाम। कितने सार्क देश है? 8। पहला मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। इसके बारे में, नेपाल के बारे में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नेपाल। नेपाल का पुराना नाम हुआ करता था, नेपाल का पहले क्या नाम हुआ करता था, क्या आपको मालूम है? नेपाल। नेपाल को पहले किस नाम से जानते थे? तो गोरखा साम्राज्य के नाम से जानते थे। यानी कि नेपाल का जो पुराना नाम है, किसका? नेपाल का जो पुराना नाम है वो क्या है? गोरखा साम्राज्य है। क्या है? गोरखा साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गोरखा साम्राज्य इसका पुराना नाम। नेपाल का पुराना नाम क्या है? गोरखा साम्राज्य है। नेपाल की राजधानी की बात करें, नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और आप सभी को पता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट काठमांडू में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी पर्वत चोटी यानी कि पर्वत कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। तो काठमांडू में क्या है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। किलोमीटर नहीं, क्या है? मीटर है। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। कहाँ स्थित है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मैंने आपको बताया था कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में ही है। अब जो ये माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। आप जब नेपाल घूमने जाइएगा तो किसी से भी पूछेंगे माउंट एवरेस्ट जाना है तो भी बता देंगे लोग, और कहोगे सागर माथा जाना है फिर भी लोग बता देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो नेपाल है, नेपाल की मुद्रा, जो वहाँ का रुपया है, करेंसी है, कौन सी है? तो नेपाली रुपया है। कैसा है? नेपाली रुपया। जो नेपाल की करेंसी है या मुद्रा है वो क्या है? नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया। और आप सभी को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि नेपाल भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल भारत से सटा हुआ है। तो भारत का कौन कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? आइए फटाफट ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, चपरासी से लेके चाहे यूपीएससी का क्यों ना एग्जाम हो, अगर मैप से क्वेश्चन बनता है तो जरूर पड़ोसी देशों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो पड़ोसी देश में जो नेपाल है, नेपाल भारत के 5 राज्यों से साझा करता है। भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड है। फिर उसके बाद है हमारा यूपी। क्या है? यूपी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यूपी को हम क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश बोलते हैं। उसके बाद बिहार। क्या आ जाएगा? बिहार। उसके बाद सिक्किम। क्या आ जाएगा? सिक्किम। उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। ये जो 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी आपको नेपाल जाना है तो आप उत्तराखंड से भी नेपाल जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी नेपाल जा सकते हैं, और बिहार से भी जा सकते हैं, और सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से भी जा सकते हैं। यहाँ तक कि बिहार में एक जगह है जयनगर। बिहार में एक जगह है जयनगर, वहां से जनकपुर तक ट्रेन चलाई जाती है। और जनकपुर आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अरे वही जनकपुर जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था। सीता माता का जन्म हुआ था जनकपुर में। वही जनकपुर जहाँ से जयपुर के लिए ट्रेन चलाई जाती है, बिहार में पड़ता है हमारा जयपुर। तो इसके बारे में भी जानते हैं। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है जनकपुर। क्या है? जनकपुर। सीता जी के पिता के नाम पे इसका जगह का नाम पड़ा जनकपुर। जनकपुर जो है, जनकपुर में किसका जन्म हुआ था? सीता माता का जन्म हुआ था जनकपुर में। किसका जन्म हुआ था? सीता माता का जन्म हुआ था। और जनकपुर से, कहाँ से? जनकपुर या तो जयनगर से। कहाँ से? जयनगर से। बिहार में पड़ता है जयनगर। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है जयनगर।
बिहार से जनकपुर के लिए ट्रेन चलाई जाती है। क्या चलाई जाती है? ट्रेन चलाई जाती है। तो आप देखोगे ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बिहार के जयनगर से ये ट्रेन चल के कहाँ जाती है? जनकपुर तक जाती है। तो यहाँ से आप सफर कर सकते हैं, बिहार जाइए जयनगर, जयनगर जाएंगे तो आपको बीच में सीतामढ़ी मिलेगा, सीतामढ़ी में दर्शन कीजिए सीता माता का। वहाँ हलेश्वर मंदिर है, जहाँ से हल जोतते समय जनक जी को सीता माता प्राप्त हुई थी, यानी खेत में जो हल चला रहे थे जिससे सीता माता प्राप्त हुई थी, वही कहाँ पड़ता है? बिहार के सीतामढ़ी में वो जगह स्थित है। ठीक है, तो उस बिहार के सीतामढ़ी के पास ही पड़ता है जयनगर। जयनगर से आप ट्रेन लेकर कहाँ जा सकते हैं? जनकपुर जा सकते हैं। और जनकपुर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने अभी आपको क्या बताया? नेपाल का पुराना नाम था गोरखा साम्राज्य। नेपाल का पुराना नाम क्या था? गोरखा साम्राज्य था। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, कहीं कहीं 50 भी दिया रहता है। और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसे नेपाली रुपया के नाम से जानते हैं। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ये क्या है? उत्तराखंड है, लिखना है जिसको लिख सकता है। ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन सुनिएगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी आंसर तो असम होगा। तो अब अभी आपको मालूम चल गया, इसलिए अब जवाब दे रहे हो। यूपी पुलिस में हर साल जब भी यूपी पुलिस का पेपर होगा या कभी भी होगा, तो आप हर बार देखेंगे आपके भारत के पड़ोसी देशों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि उसमें एक सिलेबस है भारत के पड़ोसी देश। समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छे से अभी तक समझ में आ रहा होगा। नेपाल में जड़ी बूटी बहुत ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जड़ी बूटी यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। नेपाल में क्या मिलता है? जड़ी बूटी मिलता है। यहाँ पर हिंदू धर्म की अधिकता ज्यादा है। किस धर्म की? हिंदू धर्म की अधिकता ज्यादा है, जिसकी वजह से इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। नेपाल एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र देश है। कैसा है? हिंदू राष्ट्र देश है। कौन सा? नेपाल। कैसा देश है? हिंदू राष्ट्र देश है नेपाल। एकमात्र ऐसा देश जो हिंदू राष्ट्र देश है, कौन सा है? नेपाल एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र देश है। नेपाल में ही पड़ता है लुम्बिनी। नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, वहां से आप आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा पोखरण। पोखरण में आप कभी जाइए घूमने, एक ऐसा दृश्य है कि देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी नाम सुनकर आप सभी को मालूम चल गया होगा कि लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, जो जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जिनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था भैया? कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। समझ में आ रहा है ना? ये साक्यगढ़ राज्य के थे। किस गढ़ राज्य के थे? साक्यगढ़ राज्य के थे। यहाँ पे देखिएगा, मैं सिद्धार्थ जो गौतम बौद्ध धर्म है, यहाँ पे थोड़ी सी बातों में इसको खत्म करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसको जिसे नोट करना होगा नोट कर लेगा, मैं बोलता जाऊंगा, यहाँ पे लिखने की मुझे जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और बड़े होकर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बोला गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी में, जो शकगाड़ राज्य के थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो शकगढ़ राज्य के थे। और माता का नाम महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया था, जो कोलियगढ़ राज्य के थे।
किस गणराज्य की थी? कोलीय गणराज्य की, या कोलीय वंश की बोल सकते हैं आप। कोलीय वंश की इनकी माता और शाक्य वंश के इनके पिता थे। तो पिता के पक्ष में ये शाक्य वंश के बोले जा सकते हैं, और माता के पक्ष में इन्हें कोलीय वंश के हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। 7 वर्ष की अवस्था में जब इनका जन्म हुआ, तो 7 वर्ष के बाद, यानी कि 7 दिन बाद ही, सॉरी, जब इनका जन्म हुआ तो 7 दिन बाद इनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनकी मौसी प्रजापति गोमती, इनका नाम था, इनकी मौसी जो थी सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गोमती, इनका पालन पोषण करती हैं और ये बड़े होते हैं। इनकी पत्नी यशोधरा, और जब ये घर त्याग करते हैं, तो घर त्याग तो आप तो जानते हैं, 4 दृश्य इन्होंने देखा था। बीमार व्यक्ति देखा था, बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, और एक मृत व्यक्ति को 4 लोग ले जा रहे हैं, और एक सन्यासी को देखा था। इन चीज 4 लोगों को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में। देख लो, बिहार, वही बिहार जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय पहले हुआ करता था। बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले सारनाथ में इन्होंने अपना क्या दिया? ज्ञान के बारे में बताया, उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया था सारनाथ। ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में होती है, जो इस समय बहुत ज्यादा डेवलप है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, नीचे, और निरंजना नदी के तट पे, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन सी नदी? निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको क्या बोला गया? गौतम बुद्ध बोला। एक चीज और, इनके घोड़े का नाम था कंथक, और साथी का नाम था, जो घोड़ा चलाता था उसका नाम था चन्नक। और एक चीज और छोटा सा, इनके लड़के का नाम था राहुल। इनके लड़के का नाम क्या था? राहुल था। मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन लगभग आते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बौद्ध संगीति आती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। ईसा पूर्व और ये ईस्वी वाला जो खेल है, मैं ये इतिहास में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ईसा पूर्व में पीछे की तरफ चलता है सन, और कैसे ईस्वी में आगे की तरफ चलता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड मैप। एक एक देशों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये किस वंश के या किस राज्य वंश के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे, यानी शाक्य गणराज्य के थे या शाक्य वंश के थे। कौन कौन थे भैया? गौतम बुद्ध थे। तो यहाँ तक आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है पूरा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कि आप अगर काठमांडू जाते हैं, काठमांडू से आप 5 किलोमीटर दूर जाओगे, पशुपति मंदिर मिलेगा। भगवान शिव के लिए समर्पित नेपाल का सबसे प्रसिद्ध जगह पशुपति मंदिर। कौन सा? पशुपति मंदिर। तो आप कभी भी अगर काठमांडू जाएं तो पशुपति मंदिर जरूर घूम कर आए। तो मैं ना, तो पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू से लगभग 3 से 5 किलोमीटर दूर। 3 से 5 किलोमीटर दूर कौन सी जगह है? पशुपति मंदिर। कौन सा है? पशुपति मंदिर, जो किस भगवान के लिए? भगवान शिव के लिए समर्पित है। कौन सा मंदिर? पशुपति मंदिर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। और भी जगह घूमने वाली है, जैसे कि मुक्तिनाथ मंदिर हो गया, पशुपति मंदिर हो गया, पोखरण मैंने आपको बता ही दिया, लुम्बिनी जगह घूमने वाला है। काठमांडू एक जगह ही है। एक जगह और है जिसका नाम है, क्या नाम है? ककनी नाम है। क्या नाम है? ककनी। ककनी में आप जाइए घूमने के लिए, वहाँ पे पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही अच्छा वहाँ पे सारा दृश्य है। ककनी ये लगभग काठमांडू से 29-30 किलोमीटर पर दूर पड़ेगा। कितना दूर? 29 से 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा काकनी। काकनी में आप जाइए, वहाँ पे वहाँ का दृश्य देखिए तो आपका मन पूरा मोहित हो जाएगा, मन गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो ये सब चीजें एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम अगले देश के बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। तो आइए, नेपाल का पुराना नाम क्या था? तो गोरखा साम्राज्य था। नेपाल का पुराना नाम क्या था? गोरखा साम्राज्य था। नेपाल
की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और सार्क का भी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। ये मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे से बता दिया था। उसके बाद काठमांडू में स्थित है माउंट एवरेस्ट। कौन सा जगह? माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, कहीं 50 दिया रहता है। ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। नेपाल का जो करेंसी यानी मुद्रा है नेपाली रुपया है। नेपाल जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेपाल में स्थित है जनकपुर। कौन सा जगह? जनकपुर, जहाँ पे सीता जी का जन्म हुआ। और बिहार के जयनगर से जनकपुर ट्रेन चलती है। क्या चलती है? ट्रेन चलती है। नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। कौन सा जगह? लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और ये शाक्य गणराज्य के थे या शाक्य वंश के थे। 563 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। और मृत्यु के समय ही 483 में मृत्यु के समय ही पहली बहुसंगीति होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर एक और नेपाल में जड़ी बूटियों का देश बोल सकते हैं, यानी कि जड़ी बूटी वहाँ पे ज्यादा मिलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हिंदू धर्म की अधिकता ज्यादा है, इसीलिए इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र घोषित कर चुका है अपने देश को। नेपाल में 3 प्रमुख नदियां हैं जो बहकर भारत की तरफ आती हैं। कौन कौन सी? गंडक। कौन सी? गंडक। कोसी। कौन सी? कोसी। गंडक, कोसी, घाघरा। गंडक, कोसी, घाघरा। ठीक है। गंडक, कोसी, घाघरा। गंडक, कोसी, घाघरा। ठीक है। गोरिया के घाघरा। ओहो, ट्रिक बन गया। गोरिया के घाघरा, यानी कि गंडक, कोसी, घाघरा। ये गंडक और कोसी और घाघरा, ये तीनों नदियां बहकर बिहार में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? बिहार में जाती हैं। ये तीनों नदियां बहुत ही प्रमुख है। गंडक नदी, कोसी नदी बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पथ परिवर्तन करती है, यानी रास्ता चेंज करती है। एक रात को इधर से बह के जाएगी तो अगले रात को किसी और रास्ते से जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। और ये पूरे बिहार में बाढ़ ला देती है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये सारी नदियां, गंडक नदी होगी, कोसी नदी होगी, घाघरा नदी होगी, ये तीनों प्रमुख नदियां जाकर किससे मिल जाती हैं? तो ये सारी नदियां गंगा से जाकर किससे मिल जाती हैं? गंगा से जाकर मिल जाती हैं ये सारी नदियां। ठीक है। और एक चीज और, जो कि नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल ही है। और मैंने एक जगह और बताया था कि कहाँ का वॉलीबॉल है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी जगह का राष्ट्रीय खेल और भी वॉलीबॉल है, जो मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने आपको बताया नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। और नेपाल की जो सबसे प्रमुख नदी है, नेपाल की सबसे प्रमुख नदी है करनाली। क्या नाम है? करनाली है। कौन सी नदी है? करनाली। नेपाल की सबसे प्रमुख नदी है करनाली। कौन सी है? करनाली। ये 3 नदियां तो है ही, पर सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? करनाली है नेपाल की। और सबसे प्रमुख पर्वत की बात करें तो कौन सा आपको दिख ही रहा है? माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मुझे लगता है कि लगभग आपको जितना चीज मैंने बताया, एक एक चीज आपको याद होता हुआ चल रहा है। ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे भूटान के बारे में, फिर बांग्लादेश, फिर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, चीन, मंगोलिया, ये सब चीजें अभी देश देश ही देश बाकी है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।